तो आज हमारे हाथ लगे हैं कुछ दस्तावेज जो महाराणा प्रताप की कहानी बयान करते हैं। महाराणा प्रताप शौर्य और स्वतंत्रता की गाथा से ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, मुझे लगता है ये एक जबरदस्त जज्बे की कहानी है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिसने कभी हार नहीं मानी। आज हम इन्हीं स्रोतों में थोड़ा और गहरा उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बात थी उस इंसान में जिसने अपनी पूरी जिंदगी आजादी और अपने उसूलों के नाम कर दी, वो भी सोचिए उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ। सही बात है, मुगल सल्तनत उस वक्त अपने चरम पर थी और उनके सामने खड़े होना ये अपने आप में बड़ी बात थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है 9 मई 1540 कुंभलगढ़ किला। वहीं प्रताप का जन्म हुआ। पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माँ महारानी जयवंता बाई। मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश। हाँ, और कहते हैं बचपन से ही वो तेवर काफी अलग थे, बहादुर, स्वाभिमानी, ये गुण उनमें शुरू से ही थे। और ये दिलचस्प है, जैसा सूत्रों में है कि 1572 में जब महाराणा उदय सिंह गुजरे तो गद्दी सीधे प्रताप को नहीं मिली। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक अहम मोड़ था। कुछ दरबारी उनके छोटे भाई जगमाल उनको गद्दी पर बैठाना चाहते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन मेवाड़ के जो बड़े सरदार थे और शायद आम लोग भी, वो प्रताप के साथ थे। उन्होंने ही जोर दिया कि प्रताप ही महाराणा बने। तो ये दिखाता है कि वो शुरू से ही कितने लोकप्रिय थे। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज पहले से ही दिख रही थीं। हाँ, यानी गद्दी मिलना भी कोई आसान बात नहीं थी। फिर आया वो दौर जब मुगल बादशाह अकबर वो पूरे हिंदुस्तान पर अपना दबदबा बना रहे थे। बिल्कुल, अकबर की विस्तार नीति जोरों पर थी और कई राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता मान भी ली थी, है ना? अब ज्यादातर ने संधि कर ली थी या किसी न किसी तरह का समझौता। लेकिन प्रताप, उन्होंने साफ मना कर दिया। यहीं से वो लंबा टकराव शुरू हुआ। ये जानना दिलचस्प है कि आखिर क्यों, क्या वजह थी इस इनकार की। जो स्रोत हम देख रहे हैं वो यही बताते हैं कि उनके लिए अपनी जमीन की आजादी, मेवाड़ का मान सम्मान, वो सबसे ऊपर था। वो किसी की अधीनता गुलामी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, चाहे सामने अकबर ही क्यों ना हो। बिल्कुल, उनके लिए ये सिद्धांत की लड़ाई थी, सिर्फ राज्य बचाने की नहीं बल्कि अपनी पहचान, अपने स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई। और इसी सिद्धांत की लड़ाई का सबसे मशहूर पड़ाव कह सकते हैं वो रहा हल्दी घाटी का युद्ध, 18 जून 1576। हाँ, हल्दी घाटी। एक तरफ अकबर की भारी भरकम फौज जिसे लीड कर रहे थे राजा मानसिंह, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना, संख्या में काफी कम, बहुत कम, पर उसमें भील योद्धाओं का जबरदस्त साथ था। राणा पूंजा जैसे वीर साथी थे, और हाँ, उनका घोड़ा चेतक। उसका जिक्र तो करना ही होगा। चेतक के बिना तो कहानी अधूरी है। ये लड़ाई वाकई बहुत भीषण थी। जैसा आपने कहा, संख्या का फर्क बहुत ज्यादा था, फिर भी प्रताप की सेना ने कमाल की बहादुरी दिखाई। युद्ध का नतीजा क्या रहा, इस पर शायद थोड़ी अलग अलग राय है। हाँ, इतिहासकार इस पर पूरी तरह एकमत नहीं है। कोई साफ जीत हार शायद नहीं हुई। मुगल सेना भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई और प्रताप को भी पीछे हटना पड़ा। लेकिन एक बात तय है, प्रताप की हिम्मत और उनके सैनिकों की दिलेरी वो इतिहास में दर्ज हो गई। और चेतक? हाँ, चेतक, वो गंभीर रूप से घायल हो गया था लड़ाई में, लेकिन कहते हैं अपने मालिक को, प्रताप को सुरक्षित जगह पहुंचाकर ही उसने दम तोड़ा। वफादारी की ये मिसाल आज भी लोग देते हैं। हल्दी घाटी तो एक बड़ा मोड़ था। लेकिन असल परीक्षा तो शायद उसके बाद शुरू हुई होगी। वो जंगलों में भटकना, परिवार के साथ मुश्किलें। बिल्कुल, वो दौर शायद सबसे कठिन था। उन्हें सचमुच अरावली के पहाड़ों और जंगलों में शरण लेनी पड़ी। परिवार साथ था। वो घास की रोटियों वाली कहानी, अब वो कितनी सच है ये तो कहना मुश्किल है। हाँ, वो सुनते हैं अक्सर। हाँ, पर वो ये जरूर दिखाती है कि हालात कितने मुश्किल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, उन्होंने हार नहीं मानी। उनका इरादा पक्का रहा, वो झुके नहीं। तो फिर उन्होंने वापसी कैसे की? इतनी मुश्किलों के बाद दोबारा खड़े होना, ये तो कमाल है। यही उनकी असली ताकत दिखती है, उनकी दृढ़ता। उन्होंने हार मानकर बैठने की बजाय अपनी शक्ति फिर से जुटानी शुरू की। उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई, छापामार युद्ध की। अच्छा, गुरिल्ला वॉरफेयर। हाँ बिल्कुल, अरावली की पहाड़ियों का, जंगलों का फायदा उठाते हुए छोटी छोटी टुकड़ियों में मुगल चौकियों, सेना पर अचानक हमले करना, उनकी सप्लाई लाइंस काटना और फिर तेजी से गायब हो जाना। इससे तो बड़ी सेना को बहुत परेशानी होती होगी। जाहिर है, अकबर की बड़ी सेना के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी और इस रणनीति से धीरे धीरे उन्होंने कई किले और इलाके मुगलों से वापस जीते और फिर उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। चावंड? तो ये सिर्फ एक ठिकाना नहीं था, ये एक तरह से नई शुरुआत थी। हाँ बिल्कुल,
चावंड में उन्होंने सिर्फ अपना शासन फिर से स्थापित नहीं किया, बल्कि बताते हैं कि वहाँ कला और संस्कृति को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। अच्छा। मुश्किल हालातों में भी। हाँ, ये दिखाता है कि उनका ध्यान सिर्फ लड़ाई पर नहीं था। वो एक राज्य को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपने मूल्यों के साथ। और ये संघर्ष, मेवाड़ की आज़ादी और आत्मसम्मान का संघर्ष, उनकी आखिरी सांस तक जारी रहा। 19 जनवरी 1597 को चावंड में ही उनका देहांत हुआ। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ युद्धों और तारीखों की नहीं है, ये अपने उसूलों पर टिके रहने की कहानी है। बिल्कुल, अपनी मिट्टी की आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने की कहानी है। और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार न मानने के जज्बे की कहानी है। सही कहा। ये कहानी यही बताती है कि साधन भले कम हो, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो, नैतिक बल हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है। उनका जीवन स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के प्रति अटूट लगन का, आप कह सकते हैं, एक बेहतरीन उदाहरण है। और जाते जाते ये सवाल मन में आता है, आज के दौर में जहां शायद आराम और समझौते ज्यादा आसान लगते हैं, ऐसी कौन सी चीज होगी जो किसी इंसान को इतना प्रेरित करे कि वो ऐशो आराम छोड़ दे, दशकों तक सिर्फ अपने आदर्शों और आजादी के लिए लड़ता रहे? इस तरह के समर्पण का आज क्या मतलब निकाला जा सकता है? सोचने वाली बात है।